नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट में आज हम महाराष्ट्र में हुए नगर निगम चुनाव के परिणामों को केंद्र में रखकर बात करेंगे। विकास की राजनीति की जीत और विभाजनकारी राजनीति की हार के संदेश की। महाराष्ट्र के हालिया नगर निगम चुनाव के परिणामों ने वाकई में एक मजबूत संदेश दिया है। भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने राज्य की कुल 29 महानगर पालिकाओं में से 25 में जीत दर्ज कर या बहुमत हासिल कर सबको चौंका दिया है। इस जीत को विशेषज्ञ महाराष्ट्र में अब डबल इंजन वाली नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन वाली सरकार मान रहे हैं। दो विशेषज्ञ हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो संदेश है महानगर पालिका परिणामों का महाराष्ट्र से जो निकला है, अवधेश जी आपकी नज़र में क्या कुछ संदेश कहता है ये परिणाम? देखिए, संदेश अगर इसका महाराष्ट्र की दृष्टि से देखें और राष्ट्रीय दृष्टि से देखें तो राष्ट्रीय दृष्टि से तो इसका यह अर्थ हुआ कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो कुछ थोड़ा भाजपा को धक्का लगा था वो अब एक एब्रेशन रह गया है। वो एक अपवाद बन गया है और उसके बाद के हर तरह के चुनाव परिणाम, चाहे राज्य विधानसभा के हों, स्थानीय हों, जहां भी भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है वहां जबरदस्त रूप में उसके पक्ष में आ रहा है। कई जगह इतना आ रहा है जितनी उसको स्वयं भी कल्पना नहीं हो रही थी। तो ये एक देश का एक माहौल का एक कह सकते हैं कि वो माहौल उसी तरह बन रहा है जैसे 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार राष्ट्रीय क्षितिज पर आए थे तो एक माहौल उस समय जैसे बना था, उसके बाद ठीक वो ही स्थिति फिर बनती जा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र के इस चुनाव के पहले भी जो वहां के नगर परिषद और उस चुनाव हुए थे सारे पंचायत परिषदों के 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी ने मिला के 75-76% सीटें जीत ली थी और बाकी पार्टियां साफ हो गई थी। और इसमें भी आप देखते हैं तो जबरदस्त स्ट्राइक रेट है। और अब जिसको वो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। और अभी ये एक बहुत बड़ा मैसेज दूसरा है कि देखिए, ये इस चुनाव ने, यद्यपि मुंबई में अभी भी ठाकरे परिवार ने संतोषजनक सीटें पाई हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है उनको, लेकिन उनके हाथ से मुंबई के महानगर पालिका, बृहन मुंबई महानगर पालिका निकल जाना ये ऐसी घटना है जहां से जो शिवसेना का ठाकरे परिवार के नेतृत्व में जो प्रयाण था उस पर लगता है जबरदस्त आघात है। शायद इससे उबरना कठिन होगा उनके लिए, क्योंकि कॉर्पोरेटर जो है उनको अब राजनीति करनी है तो संभव है आने वाले समय में। अब अगर मेयर बीजेपी बनाएगी, शिंदे बनाए, उस पर बात कर लेंगे, लेकिन यह संभव है कि आने वाले समय में धीरे धीरे कॉर्पोरेटर छोड़ के उधर जाने लगे, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स अगर करनी है और लगेगा कि यहाँ कुछ है नहीं, मारपीट और दबाव से कुछ समय रह सकते हैं। और ये विधानसभा से लोग संसद तक भी यह दिखाई पड़ सकता है जो माहौल बन गया है वहां लेकर के। तो इसलिए आने वाले समय में यह परिणाम तो अभी दिख रहा है, इसके राजनीतिक पूर्ण फलितार्थ जो है आने वाले समय में दिखाएंगे। जो तीसरी बात हुई है कि शरद पवार जी की जो पॉलिटिक्स थी इस बार, चाहे पिपरी चिंचवार हो, उसके अलावा जो दूसरी जगह है, तो उन सब जगहों पर अगर पुणे में, पिपरी चिंचवाड़ में, अपने क्षेत्र में वो दोनों चाचा भतीजा मिलकर के भी अगर संतोषजनक परफॉर्मेंस नहीं कर सके हैं तो क्या यह मान लिया जाए कि शरद पवार की पॉलिटिक्स, उनके नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राजनीति का अंत हो गया है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि राजनीति का लगभग अंत हो गया है और उनकी पार्टी में भी आने वाले समय में ऐसा हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और अब धीरे धीरे यह हुआ है कि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ सशक्त हुआ है। अब मुंबई में यद्यपि परास्त नहीं किया, लेकिन 19 सीटें डायरेक्ट शिवसेना को हराया है। शिवसेना शिंदे ने 19 सीटें डायरेक्ट उसने उसको पराजित किया है। और यह महत्वपूर्ण है कि डायरेक्ट लड़के, क्योंकि मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की आक्रामकता के सामने और ठाकरे परिवार की आक्रामकता के सामने इनको लड़ना भी कठिन है। सरकार इनकी है
लेकिन लोकल लेवल पर कहाँ क्या होगा वो बड़ा कठिन रहता है कहना। तो वो जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, और वो उनके लिए आने वाले समय में ये दिखाई देगा कि भाई उनकी पार्टी के लोग पता नहीं क्या करेंगे। तो ये बहुत बड़ा धक्का है। पूरी इकोनॉमी फाइनेंस शिवसेना की वहां से चलती थी, अगर वो उनके हाथ से निकल गया है तो फिर पार्टी को एक रखना कठिन होगा। और भारतीय जनता पार्टी इसका उत्साह में है, और ये इशू प्राइम मिनिस्टर ने कल बंगाल की सभा में, उधर असम की सभा में इसकी चर्चा की है। और उन्होंने कहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर है, सब जगह आ रही है, बाकी पार्टियां साफ होती जा रही क्योंकि हमारी नीतियां हैं। तो जो आगे के चुनाव है उसमें भी इसका असर पड़ता है। एक जो ये जो आप एक विजय की मानसिकता से जब जाते हैं तो उसका असर पड़ता है। इसलिए महाराष्ट्र की घटना, कांग्रेस के बारे में आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो लातूर है, चंद्रपुर है, या सोलह सोलह कोल्हापुर पर ऐसे थोड़ा सा परफॉर्मेंस उनका संतोषजनक, लातूर तो उन्होंने खैर ले ही लिया विलासराव देशमुख का, बाकी लेकिन बाकी जगह मतलब वो एकदम से बुरा परफॉर्मेंस नहीं कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस वहां की मुख्य पार्टी रही, और एक मुख्य पार्टी के लिए बिल्कुल सिमट जाना दो तीन नगर पालिकाओं में, और वहां भी केवल एक जगह बहुमत की अवस्था में आना, कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा जी। धक्का है। और इस धक्का के आगे विधानसभा चुनाव में इसको कैसे वो बिहार के बाद कैसे सामने रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जवाब देंगे, ये जरा उनके लिए मुश्किल होगा आगे। संजय जी, ये एक अगर राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं भूल सुधार का भी एक संदेश है। 2024 लोकसभा चुनाव में एक भ्रम की सी स्थिति संविधान को लेकर, उसके संशोधन को लेकर, और जो है लोगों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ऐसी भ्रम का एक ताना बाना बुनने में कामयाब हो गया था। इसकी वजह से बीजेपी की सीटें कम हो गई थी। लोगों को समझ में आ गई कि ये भ्रम की राजनीति थी, ऐसा कुछ नहीं था, और वापसी की है। और अब वापसी भी इतनी ज़्यादा की है कि लोग अपनी भूल सुधार करते हुए ताबड़तोड़ जो है वोटिंग कर रहे हैं भगवा पार्टी के पक्ष में। क्या आप मानते हैं? देखिए, कई चुनाव जो होते हैं वो लोकल होते हैं, लेकिन उसका मैसेज जो होता है नेशनल होता है, और काफी बड़ा उसका मैसेज होता है और चारों तरफ रिजोनेट करता है। महाराष्ट्र का जो निकाय चुनाव है वो इसी चीज को प्रतिबिंबित करता है। प्रतिबिंब जी आपका नाम भी है, तो उसको प्रतिबिंबित करता है। जी। तो एक अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव के बाद, अगर आप एक पी चिदम्बरम का, मेरे ख्याल में उन्हीं का एक स्टेटमेंट था कि जिस तरह की संख्या आई थी लोकसभा चुनाव में 2024 में, तो वो काफी उत्साहित थे। आपने देखा वो नाच गाना कांग्रेस में 99 पे ही वो कर रहे थे, वो अलग बात है, उनकी सोच थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सरकार जिस तरह से चल रही है वो ऐसा लगता है कि पहले से ज्यादा सशक्त है, और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की, कोई भी पूर्ण बहुमत की जो सरकार होती है उस तरह से मोदी सरकार को चला रहे हैं। तो एक के बाद एक अगर देखेंगे, उसके बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, इसमें लार्जर एक मैसेज है कि जो इंडी गठबंधन उन्होंने बनाया था, वो गठबंधन में पूरी तरह से दरार, मतलब वो चरमराया हुआ है। एक वीक सा यूपीए का नाम बदल के इंडी किया था, वो गठबंधन बिल्कुल सा चरमराया सा है। झारखंड को छोड़ करके जितने भी चुनाव हुए, और सारे चुनाव बीजेपी के लिए काफी टफ चुनाव थे। हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, महाराष्ट्र में मतलब इस तरह का जनादेश हुआ था असेंबली में कि बिल्कुल जो ये महायुति कहते हैं, उनके जो भी एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी का, और उसके साथ जिनके साथ भी उनका था, वो बिल्कुल सफाया हो गया। मुश्किल से मतलब उनकी सीटें कहाँ हैं, कहाँ से जीत कर क्या है। तो ये जो निकाय चुनाव था, उसके बाद आप देखिए कि बीजेपी जिस तरह की तैयारी करती है, बिहार से काफी बड़ा मैसेज आया, दिल्ली से काफी बड़ा मैसेज, नेशनल मैसेज गया। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मतलब कॉर्पोरेशन इलेक्शन जीत जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। महाराष्ट्र जिस तरह से हुआ, और बीजेपी की देखेंगे तो स्ट्राइक रेट 66-67% है वहां पे, और बाकी सभी जो है मतलब जिनका बेस्ट भी परफॉर्मेंस है, अगर आप सीटों के टर्म्स में, स्ट्राइक रेट के टर्म्स में देखें, तो वो 20 से 30% के आसपास, मतलब कोई भी है वो 30% के नीचे ही उनका स्ट्राइक रेट। तो बीजेपी का ये जो है एक विश्वास, वहां की लोकल लीडरशिप, मतलब वहां की लोकल लीडरशिप और यहाँ की जो सेंट्रल लीडरशिप है मोदी जी की, वो जो लीडरशिप ने कमाल किया है। देवेंद्र फडणवीस की डिलीवरी, उनका जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है,
और लार्जर फेथ जो है, जो केंद्र में सरकार चल रही है और पार्टी के प्रति, उसको वो दर्शाता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो डायनेस्टिक पार्टीज हैं, उनके प्रति लोगों का विश्वास, जिस चीज को लेकर के मोदी हमेशा या बीजेपी प्रहार करती रही है, उसमें लोग विश्वास नहीं जता रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए ठाकरे बंधु, मतलब जितने वो इस बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से साथ में आए, लेकिन बात क्या हुई, बात सारी की सारी वही हुई जिसमें कि बाला साहब ठाकरे जी के जो भी उनके सिद्धांत थे, जो भी उनके आदर्श थे, जो भी उनका कथन था, उसके विपरीत हो जाते रहे। एक ही चीज थी, मतलब मराठी मानुस का एक उनका अजीब, मतलब उसका जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं चला। जिस तरह की नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, आफ्टर ऑल जो राज है और जो सरकार है वो मराठी मानुस की ही सरकार है वहां पे, वो नहीं चलना। तो ये जो भी डायनेस्टिक पार्टी है, कांग्रेस के साथ वही हुआ, शरद पवार जी की पार्टी के साथ, मतलब सुप्रिया सुले के प्रैक्टिकली हाथ में कमान है, वो नहीं चल रहा है। तो ये भी एक काफी बड़ा मैसेज है। और आने वाले समय में ये एक चीज और भी दर्शाता है कि अगर आप काम करेंगे, गवर्नेंस और डिलीवरी, और साथ में मतलब पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिक्स होगी, लेकिन वो जो है वो आपका थंब रूल होना चाहिए कि हम विकास की राजनीति जो है, डिलीवरी जो है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, और उसके साथ जो बाकी चीजें होती हैं आपको करेंगे, तभी जनता आप में विश्वास प्रकट करेगी। और ये मोदी सरकार के लिए, भाजपा के लिए और वहां फडणवीस जी की सरकार के लिए काफी बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज है इस मैंडेट के द्वारा। अवधेश जी, ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि विचारों का पलायन जो है विशेष रूप से उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के लिए हार का कारण बना, एक बात। और दूसरा, जो कांग्रेस के साथ मिलकर वहाँ पर राज्य में जो सरकार चलाई थी उद्धव ठाकरे ने, उस दौरान जितनी भी केंद्र की योजनाएं परियोजनाएं थी, या उससे पहले जब देवेंद्र फडणवीस सरकार थी, उस दौरान जो विकास कार्य शुरू हुए थे, सबको ठप कर दिया था। ये दो बहुत बिंदु जो हैं बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए बीजेपी की विजय के लिए और शिवसेना और कांग्रेस की पराजय का कारण बने। देखिए, ये तो विधानसभा चुनाव में ही स्पष्ट हो गया था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से 2024 के चुनाव के विपरीत लोकसभा चुनाव के बिल्कुल उलट परिणाम आए, और भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें जीत के आई जितनी उसने कभी जीती ही नहीं थी। तो एक अब वो आज चाहे तो आज के समय में वो अकेले भी सरकार बना ले, थोड़ा बहुत बाएं दाएं करने की आवश्यकता होती है। तो ये तो देखिए, इस देश में जो कुछ 2014 से एक जो जिसको पैराडाइम शिफ्ट हुआ था, पैराडाइम शिफ्ट केवल पॉलिटिकल जो अरिथमेटिक है उसमें नहीं हुआ था। जो राजनीतिक अंक गणित होता है, वो लोगों की मानसिकता, सोच, विचारधारा में परिवर्तन से ही कोई चीज उसके परिणाम आते हैं। तो उस समय से परिणाम आने लगे थे। असल में क्या है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सम्मिलित सम्मिलित बहुमत दिया था, गठबंधन इनका था। तो महाराष्ट्र की जनता ने तो गठबंधन बहुमत दिया ही था। उसके परे जाके जो इन्होंने काम किया था, कुछ दिनों तो ठीक है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे असंतोष हुआ, उसमें उनकी पार्टी भी टूटी। क्योंकि लंबे समय से शिवसेना तो एक आक्रामक, उसका जो शिवसेना का आक्रामक मराठावाद, हिंदुत्ववाद से जुड़ा हुआ राष्ट्रवाद रहा है। और ये बिल्कुल एक उलट उनकी उद्धव ठाकरे की बिल्कुल उसके विपरीत जो है, जो कांग्रेस और एनसीपी जितना स्वयं को सेकुलरिज्म के नाम पर नहीं करती थी, उससे ज्यादा सीमा से आगे ये चले गए थे। तो उससे व्यापक असंतोष था, समर्थकों में भी असंतोष, एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, उसके कारण पार्टी टूटी, दूसरी सरकार बनी, फिर लगा कि चुनाव में, लेकिन चुनाव में जो परिणाम आए वो साफ है। तो वो ये महाराष्ट्र की बात नहीं है इस समय। अब देखिए महाराष्ट्र में अब मूल इस समय राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने वाली पार्टी कौन है? इस समय कांग्रेस पार्टी है। अब जो मैं ये रिजल्ट देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कुल 1415 सीटें मिली है। आप समझिए, कुल टोटल 2869 था, जिसमें दोनों मिलकर लड़े थे, कुल मिली है। और उसमें जो इसके बाद शिंदे को मिली है 399, और ये उद्धव ठाकरे को मिली है 54। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, इसमें कांग्रेस के जो मिली है वो है केवल 324।
तो आप अब समझिए कि शिवसेना से भी छोटी पार्टी कांग्रेस हो गई, वहां तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने कुल मिला के 167 सीटें जीती है, और शरद पवार को तो केवल 36 सीटें मिली है। तो ये इस प्रकार के जब रिजल्ट आ रहे हैं तो वो क्या बता रहा है कि जो कुछ आपने देश में एक माहौल बनाने की कोशिश थी कि भैया हम इंडी जैसा, संजय जी ने कहा भी कि इंडी उसको यूपीए को इंडी बनाया, और इंडी में तो पहले ही नीतीश कुमार छोड़ के चले गए, वहीं से समस्या आने लगी। प्रफुल्ल पटेल उसी बैठक में थे जो बाहर से आए, और फिर इन लोगों ने अपना एक अलग रास्ता ले लिया था, तो वहीं से उसकी शुरुआत हो गई। उसकी तो कोई ऑफिस भी नहीं बनी, बाद में कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई संयुक्त रैली नहीं हुई। तो केवल उसमें कि भाजपा को परास्त करने के लिए हम खड़े हो जाएंगे और वोट मिल जाएगा। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण इसका एक और विषय है कि इसमें मैं देख रहा हूं कि एआईएमआईएम को कुल 126 पार्षद उसके जीते हैं, 126। इतिहास में मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी मतलब प्रदेश में इतने उसके पार्षद जीत के आए होंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? और मुंबई में यहां तक कि जो अजीत पवार के पार्टी के जो उम्मीदवार थे, नवाब मलिक के परिवार के, उनको भी एआईएमआईएम ने 2 जगह हराया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम वोटों का एक ट्रेंड था कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो राष्ट्रीय स्तर पर हम कांग्रेस को वोट देंगे, और अगर कहीं कुछ समस्या रहती तो अगर कोई वहां कांग्रेस नहीं है तो क्षेत्रीय दलों को देंगे। अब इसका अर्थ यह हुआ कि धीरे धीरे मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग अपना नेता तलाशने लगा है। वैसे की सफलता जो संभाजी नगर में है, जो मालेगांव में है, वो क्या बता रहा है कि ये अब अपना नेता तलाशने लगे हैं। अब उनके बिहार में फिर उनके लोग जीत के आ गए हैं, उनको फिर से 5 सीटें मिल गई है। तो अब ये जो एक ट्रेंड नई बनी है, इसका आने वाले समय में चुनाव पर परिणाम पड़ेगा। अगर जो कांग्रेस इस समय मान के चल रही थी कि देश में तो मुसलमान हमारे वोट है तो हम किसी को भी दबाव डाल के कुछ सीटें ले सकते हैं, ये बिहार के परिणाम और इसके परिणाम उलट संकेत दे रहे हैं। और इसका परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के गठबंधन में कठिनाई आएगी 2027 में, क्योंकि वो लगेगा, और आगे आने वाले चुनाव में भी ये कठिनाई पैदा होगी। और ये सच है कि इस समय ओवैसी की आक्रामकता दूसरे जहां रहे वहां दूसरे को दिया है, उद्धव ठाकरे को, बल्कि मुसलमानों ने इस बार वोट अभी भी दिया है। कांग्रेस से देखेंगे, हालांकि जो कांग्रेस की सीटें उसमें 14 तो उनकी मुंबई में जो है मुसलमान ही जीते हैं, मुसलमान खड़ा किए हैं तो उनको वोट मिला है। मुस्लिम उन्होंने काफी उम्मीदवार खड़े किए थे, तो ज्यादातर या तो मुस्लिम जीते हैं या फिर मुसलमानों का वोट जो है दूसरी ओर गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इस समय के बाद भारतीय जनता पार्टी इतने अब एक आत्मविश्वास से है कि महाराष्ट्र में अब कम से कम अजीत पवार के पास अगर राजनीति करनी है तो निश्चित रूप से उनको भाजपा के साथ ही रहना पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया। अगर सब जगह साथ लड़े होते तो ये स्थिति नहीं होती। अलग लड़के भी आपने देख लिया कि आपको कुछ नहीं मिला है। और एक नाथ शिंदे ने यद्यपि 3 जगह थोड़ी सफलता पाई है ठाणे वगैरह में, लेकिन उनके सामने भी स्पष्ट हो गया कि हम ज्यादा दबाव बढ़ाएंगे तो फिर इस समय बहुमत हमसे भी छीन सकता है। हो सकता है अभी जैसे मुंबई में उसको थोड़ी सीटें मिल गई है, तो अब इस समय से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में निश्चिंता पूर्वक, ऐसे तो उनको था ही सरकार, लेकिन अब यह इस परिणाम के बाद हो गया इन दोनों सहयोगी पार्टियों के पास कोई विकल्प ही नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति जैसे 1947 के बाद कांग्रेस के पक्ष में एक पक्षीय पॉलिटिक्स होती थी, कांग्रेस है वही सब कुछ है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जी 2014 में जो शुरुआत हुई थी, 2024 में थोड़ा धक्का लगा। अब यह है कि भारतीय महाराष्ट्र में लंबे समय तक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द होगी। और ऐसे प्रदेश की राजनीति का मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी लंबे समय की राजनीति कुछ राज्यों को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द दिख रही है। अगर संजय जी बात करें उद्धव ठाकरे की, विशेष रूप से मुंबई और ठाणे महानगर पालिका चुनाव की बात करें, तो वहां पर राज ठाकरे को साथ लेना भी थोड़ा सा उल्टा दाव पड़ गया एक, और जिस तरीके से मुस्लिम मतदाता के साथ नज़दीकी बनाने का प्रयास किया गया दोनों भाइयों के द्वारा, वो भी उनके लिए जो है नकारात्मक परिणाम लेकर आया। देखिए, अभी तो कुछ समय पहले कह रहे थे उद्धव ठाकरे यूबीटी के नेता कि दोनों भाई साथ आ गए हैं तो किला ऐसे ही स्वतः फतह हो जाएगा। और मतलब जिस तरह की बयानबाजी हुई, मुश्किल ये है कि दोनों ही निगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, उद्धव ठाकरे भी और राज ठाकरे भी, दोनों की निगेटिव पॉलिटिक्स है।
राज ठाकरे की एक्सट्रीमली और भी निगेटिव पॉलिटिक्स है, मार पीट। अब जैसे वो अन्ना मलाई को रसमलाई, बाकी वो लुंगी और पुंगी और पता नहीं क्या क्या, और बाकी जहां भी उनके लोग होते हैं वो सिर्फ मारपीट करते हैं। आप ये मत समझिए कि मुंबई जो है एक दिल्ली हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होता है कि वो एक मेल्टिंग पॉट की तरह काम करता है, कि जो लोग भी आएगा वहां जिस तरह की एक अपॉर्चुनिटी होगी उसमें आकर के समाहित हो जाता है, और फिर अपने एस्पिरेशन के हिसाब से और वहां के रंग में रंग करके आगे वो बढ़ता है। तो आप उस जो बेसिक उसका जो स्ट्रेंथ है एक उसको आप डिमोलिश कर रहे थे। दूसरी चीज है कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग जो एक लोगों का, अब जैसे आपने मुस्लिम का कहा तो एक गाना उनके कैंपेन का काफी प्रचलित इधर हुआ था, खुदा का एक बंदा, खुदा का नेक बंदा उद्धव ठाकरे। तो ये चीजें सिर्फ सेना के जो कोर सपोर्टर्स हैं, वोटर हैं, और उनके थॉट प्रोसेस के बिल्कुल ही खिलाफ। आप पार्टी का जो कोर स्ट्रेंथ है आप उसके खिलाफ जाएंगे। पहले आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, इस चुनाव में उनके साथ गठबंधन नहीं रहा। तो इस तरह की फिलॉसफी को लेकर के आप निगेटिव निगेटिव निगेटिव, पिछली जो सरकार थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस की सरकार में जो घोषणाएं की गई थी, जो योजनाएं शुरू की गई थी, सबका आप उल्टा काम करते रहे। लॉन्ग स्टैंडिंग है, लोगों ने पहले उनको विधानसभा चुनाव में बिल्कुल दरकिनार कर दिया। अब सोचिए, मतलब उनकी पार्टी का जो वजूद था बेसिक, मतलब पहले उनके नाम के लाले पड़े, उसके बाद काम के कारण वो वोट चले गए। तो जो कंटिन्यूएशन है विधानसभा चुनाव का, वो लोगों ने कहा कि ये सही में इनको दरकिनार करो, और पूरी तरह इन चुनावों में दरकिनार कर दिया। सेम कहानी है राहुल गांधी की, अवधेश जी ने काफी विस्तार से उस पर वो बताया है। सेम कहानी कांग्रेस के लिए और भी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी, मतलब बीएमसी का एक छोटी सरकार हो जाती है, और बीएमसी के पास एक्चुअली बहुत सारे पावर होते हैं। किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, दिल्ली में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास उससे कम है, लेकिन फिर काफी पावर हो जाती है, फाइनेंशियली काफी वो हो जाता है। सबसे बड़ा मुंबई जैसी सिटी में जो अर्बन जो प्लानिंग है, कंस्ट्रक्शन है, आपका पोल्यूशन है, बाकी चीजों को लेकर के, या सड़कें हैं बहुत सारी जगहों की, उसको लेकर के काफी ताकतवर रिचेस्ट बॉडी कहा जाता है एशिया का वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां का। और मुंबई का अपने आप में जो ऑरा है वो तो ऑरा है, वहां से प्रच्युत होना। और राहुल गांधी जी की पार्टी का मतलब आमूल चूल एक किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 29 में आप आकर के आए, आपकी 4000 से ऊपर की सीटों पे आपके आते हैं 300 सीटें। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये कांग्रेस को एक अजीब से पोजीशन में ला करके खड़ी करती है, जहां बीच बीच में उस गठबंधन के अंदर भी राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल उठते थे। इससे दूसरी चीज क्या होती है कि बीजेपी जो अगले 5 चुनाव हैं, बीजेपी का उन चुनावों में आसाम को छोड़ करके अभी वहां कहीं भी वो सत्ता में नहीं है, और लेकिन वो आने का, सत्ता में आने का इन सब जगहों पे प्रयास कर रही है। जी। अपना एक बंगाल में उन्होंने अपना एक फुटहोल्ड बनाया है, वहां काफी शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, मैं ये कहता हूँ एक जगह का चुनाव दूसरे जगह के चुनाव को प्रभावित नहीं करता, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता वहां पे हैं, उनके अंदर ये चुनाव के नतीजे जो हैं जिस तरह का जोश खरोश पैदा करते हैं। अब देखिए भाजपा का वो नेतृत्व ये करने के बाद मोदी जी बंगाल पहुंचे, आसाम पहुंचे, बहुत सारे लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका उन्होंने शिलान्यास किया और उद्घाटन किया, और साथ में उन्होंने ममता जी के जो गढ़ माना जाता है वहां जाकर के उन्होंने रैलियां की। तो वो जो मोमेंटम है, जिस मोमेंटम से कि हम यहाँ जीते, हम यहाँ जीते, अब बंगाल की बारी है, तो बहुत सारे लोग उस चीज में एक लगता है कि हाँ ये पार्टी है, इसमें वो जुझारूपना है कि वो जुझारूपना को लेकर के आगे जा जी। सकती है। तो उसका एक नेशन वाइड जो इम्पैक्ट था इन चुनावों का, वो काफी बड़ा है। एक तरफ उत्साह है और दूसरी तरफ और सबसे बड़ी बात है अवधेश जी, जो सीरियसनेस की थोड़ी सी कमी रही है, जो मुद्दे लगातार विपक्ष उठा रहा है, विशेष रूप से राहुल गांधी जी वोट चोरी का, ईवीएम का, लगातार, और ये एक के बाद एक चुनाव में धाराशायी हो रहे हैं ये मुद्दे, उसके बावजूद भी अपनी रणनीति पर
काम नहीं करना, वो जो है उसकी वजह से लगातार विपक्ष की हार हो रही है, एक बात। और दूसरा, जो भारत के आसपास विशेष रूप से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसका असर यहाँ पर राजनीतिक रूप से भी हो रहा है और परिणाम में भी परिवर्तित हो रहा है। यानी कि अब हिंदू मानस ने मान लिया है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही भारत में राज करेगा। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठिया और ये मुद्दा तो महाराष्ट्र के लोकल चुनाव में भी था। आप देख रहे थे कि ऐसा लगता ही नहीं था कि ये कोई स्थानीय चुनाव है। विधानसभा लोकसभा के चुनाव की तरह सारे इशू वहां उठे थे। अगर उन इशू के, वो हिंदुत्व भी था, वो उससे जुड़ा हुआ ही बांग्लादेशी घुसपैठिए भी है, बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले की बात वहां हो रही थी, हमारे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही थी, विकास के, पूरा देश के विकास की चर्चा हो रही थी, तो ये सारी चर्चा वहां थे। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने लगी है, तो हर चुनाव में इस प्रकार से वो मुद्दे बनते हैं और दुर्भाग्य से विपक्ष भी बना देता है उसको, विपक्ष का दुर्भाग्य। लेकिन पहले दो बात मैं कहूंगा, फिर इस पर आऊंगा। देखिए, महाराष्ट्र में, ये मुंबई में मराठों का एक बड़े वर्ग का वोट मिला है उनको, ये उद्धव ठाकरे को 37% के आसपास वहां मराठी आबादी है। जो इन्होंने एक अपील की थी, ऐसा लगा था कि बाला साहेब ठाकरे का मैं उत्तराधिकारी हूँ, राजनीति मेरी खत्म हो रही है, जो शिवाजी पार्क में इन्होंने और राज ठाकरे ने सभा की थी, उसका थोड़ा असर हुआ वहां ना, तो इतने सीटें, इतने वोट नहीं थे। दूसरा, ये मैं नहीं मानता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जाने से कोई बहुत ज्यादा क्षति हुई है। मेरा तो ये भी मानना है कि महाराष्ट्र मनसे को बहुत ज्यादा सीटें नहीं आई, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का जो एग्रेसिवनेस है, जो आक्रामकता है, जो मार पिटाई तक करते हैं, उसके कारण भी शिवसेना शिंदे के उम्मीदवारों को बहुत जगह परेशानी हुई और कुछ वोट, क्योंकि लोकल चुनाव होता है ना स्थानीय स्तर पर, वहां थोड़ी बहुत ताकत चल जाती है। एक एक जगह इतनी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती है सत्ता रहने पर भी, तो उसका भी एक लाभ मिला है। उन्होंने थोड़ा सा ध्रुवीकरण करने में उनको सफलता मिली है, तभी वो इतनी सीटें पा गए हैं। तो ये नहीं है कि उनको जो है, इसके बाद चूंकि अब वो नहीं बना पाए हैं, तो यहां से एक दूसरी जगह नहीं हुआ। आखिर चूंकि देवेंद्र फडणवीस भी मराठी है, सब तो मतलब आखिर सब मराठा ही है वहां, तो वो बाहर नहीं हुआ, लेकिन वहां हो गया है ये। अब आते हैं, देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुत्व को के बारे में जो एक धारणा बना दी गई थी कि हिंदुत्व एक सांप्रदायिक है, फंडामेंटलिज्म है, ये देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, इनके अंदर प्रगति का भाव नहीं है, ठीक इसके विपरीत जो पूरा एक्शन है सरकार का, उसमें उस सीमा तक जो 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 कुछ भी भारत को तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जो आधुनिकता चाहिए, वो सब आधुनिकता सरकार अपना रही है। कई बार विपक्षी पार्टियों को समझ नहीं आता है, उससे आगे के कदम ले रहे हैं जी। तो वो जो इसको समझने वाली जो पीढ़ी है, जो तकनीक से जुड़ी हुई है, जो विज्ञान की प्रगति से जुड़ा हुआ है, जो जो अर्थव्यवस्था को समझते हैं देश और दुनिया की, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझते हैं, वो भी जो समझते हैं, जो डिफेंस की स्थिति समझ रहे हैं, और साथ ही साथ आम आदमी जो है वो नीचे स्तर पर अपना विकास भी देखता है, और साथ ही साथ देखता है मिला जुला कर कि भाई अच्छा या बुरा जो है, अगर हिंदुओं के लिए खड़ा होने वाली कोई पार्टी इस समय दुनिया में है तो भाजपा ही है, दूसरी तो कोई अब है नहीं। चाहे बांग्लादेश में भी कुछ हो रहा है तो बाकी थोड़े बहुत सरकार से क्वेश्चन कर देते हैं, जितनी खड़ी हो सकती है, चाहे पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, वो तो केवल भाजपा ही खड़ी हो सकती है। तो और ये सच्चाई भी है, तो उसके कारण एक मन बदला है लोगों का। और कहीं ना कहीं हमें लगता है अवधेश जी और संजय जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति को, परंपरा को और आधुनिक तकनीक को सामंजस्य बिठाकर जिस तरीके से विकास के पथ पर राष्ट्र को ले जा रहे हैं, उसका असर जो है युवा मतदाताओं पर, महिला मतदाताओं पर लगातार हो रहा है, और उसका लाभ जो है, या कह सकते हैं ये कार्य जो है परिणाम में भी परिवर्तित हो रहे हैं, और लगातार एक के बाद एक चुनाव जो है बीजेपी जीत रही है। बीजेपी इसी राह को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी, इसको विस्तार देने का प्रयास करेगी, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं विपक्ष को भी अपनी रणनीति पर, अपने कार्यों पर एक बार फिर से सोचना होगा, विचार करना होगा, तभी उसके लिए कोई आने वाली राह जो है चुनाव की वो सही हो पाएगी। आपने समय निकाला संजय जी, अवधेश जी, आप भी जुड़े, बहुत सारे बिंदु पर चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।